आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। सभी को स्क्रीन क्लियर दिख रही है ना? किसी को ऐसा इशू तो नहीं हो रहा है? अगर हो भी रहा होगा तो आपकी स्पीड का प्रॉब्लम होगा आज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। इनको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं और इनका दूसरा नाम होता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, आल्सो कॉल्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। द वेरियस सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग आर, इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है। मैंने बोला था इनको जनरली हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, इसका एक और पार्ट होता है, आप चाहो तो उसको नाम दे सकते हो अदर अकाउंटिंग। और इस अदर अकाउंटिंग में मैं भी क्लासिफाई करके बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। गाइस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? सभी लोग जानते हैं जो भी कंपनियां अकाउंटिंग करती है जनरली वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। यानी हम लोग जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं, यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करते हैं, और हम यहाँ पर और भी अगर डिटेल में जाऊँ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अगर आपने इन सबके नाम सुने होंगे, नोट्स टू अकाउंट, जो हमने 12th में पढ़कर आया है, जो बंदा उसको जरूर पता होगा ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। लेकिन इसमें एक खास बात है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली पास्ट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है। इसको रिकॉर्ड करती है पास्ट ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, पास्ट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ये यानी कि हम कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड टू पास्ट ट्रांजेक्शन्स, या जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उनका लेखा जोखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है, और जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस यानी कि P&L अकाउंट के थ्रू, कंपनी की पोजीशन यानी बैलेंस शीट के थ्रू। ये दो काम हम करते हैं। तो ये हो गई हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जनरली इसके लिए सर ऑथराइज पर्सन कौन होता है? तो हम कह सकते हैं इसको करने वाला जो बंदा होता है CA CMA। ठीक है, ये दोनों ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं किसी कंपनी में। अगर हम इसकी ऑडिट वगैरह की बात करें, हाई लेवल की बात करें, वैसे तो आप देखते हो 11th-12th वाला बंदा भी कर सकता है टैली के ये काम, लेकिन जब इसके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो कंपनी में ये काम कौन करता है? जिम्मेदार पर्सन जो होता है, रिस्पॉन्सिबल, वो होता है CA इंटरनल अकाउंटिंग कह सकते हैं। दूसरी चीज कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग गाइस जो कि हम लोगों के लिए कह सकते हैं, इसी के लिए तो हम बने हैं, इसी की हम पढ़ाई कर रहे हैं सर। कॉस्ट अकाउंटिंग यानी जो कॉस्ट से रिलेटेड होती है, रिलेटेड विद कॉस्ट। हाँ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जहाँ पर कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग की जाती है। जनरली हम कह सकते हैं कंपनी अपनी कॉस्ट शीट बनाती है। ये सबसे बेसिक काम है और ये हम पढ़ेंगे इस साल। जो हमारा 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें हम इस बार पढ़ने वाले हैं। ये 20 मार्क्स का है हमको इस बार, और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग 80 मार्क्स की है। ठीक है, तो कॉस्ट शीट बनाई जाती है। देखो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के दो तरीके हैं, इसका इंपॉर्टेंस समझना, ताकि आपको समझ में आएगा कि कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है एक कंपनी में और इतनी इज्जत क्यों दी जाती है। ठीक है, अगर आप CMA की पंचलाइन पढ़ोगे तो वहाँ लिखा रहता है कि हर एक सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे CMA का हाथ होता है। एवरी सक्सेसफुल बिजनेस बिहाइंड अ रीजन कौन होता है? बिहाइंड अ CMA। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि हर बिजनेस CMA की वजह से सक्सेसफुल होता है, क्योंकि जो भी स्ट्रेटेजिकल डिसीजन लिए जाते हैं वो CMA रहता है। तो कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फायदा होता है इसको ऐसे समझो। अगर हमको एक कंपनी है जिसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे बताओ प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे कर सकती है? पहले मैं आपकी मतलब आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपका व्यू जानना चाहता हूँ। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, पढ़ाई को बोरिंग मत बनाना प्लीज सभी लोग। ठीक है, रिप्लाई करना। तो ऐसा नहीं होगा भाई, सब अपना अपना पार्टिसिपेट करेंगे। लाइव क्लास में भी होते तो मैं कुछ छोड़ देता है, वहाँ पे भी पूछता। बोलो, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, या फिर बोल के बोल सकते हो तो फटाफट बोल दो। माइक अनम्यूट करें और फटाफट बोलें। सभी पार्टिसिपेट करेंगे प्लीज। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा है? बोलो, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज हो सकता है?
एक बोल रहा है सर कॉस्ट कम करके, बाय कटिंग द अननेसेसरी कॉस्ट ऑफ कंपनी, कॉस्ट प्राइस लेस करके, अननेसेसरी कॉस्ट कम करके। सब एक ही चीज तो बोल रहे हैं, बोले अरे भाई हमारा तो कॉस्ट अकाउंटेंट है तो बस इसी पर फोकस करेंगे। क्या दूसरा तरीका नहीं होता है? दूसरा तरीका भी बताओ प्रॉफिट को बढ़ाने का। ज्यादा सेल करके, वेरी गुड, ज्यादा सेल कर सकते हैं, ज्यादा सेल कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। आप ज्यादा से ज्यादा सेल करो, प्रोडक्शन इंक्रीज करके, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे और उसे बेचना ही पड़ेगा फाइनली, ठीक है, वो भी आंसर सही है। ज्यादा प्रोडक्शन करके या सेल करके, और विशाल ने पूरा एक सेंटेंस बोला, उसी को एक में प्रोडक्शन इंक्रीज और एक में सेल इंक्रीज कर दी, ठीक है। कीर्ति बोलती नहीं पता। अच्छा, और कोई? आज रूपाली को क्या हुआ रितिका? पता नहीं सर कहाँ है वो। उसका मोबाइल उसका भाई ले गया, सुनने में आया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के यहाँ पर आपने एक तरीका बताया, मैं बताता हूँ। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के, मान लो अगर हम कुछ नहीं करना चाहते, जितना बना रहे थे, जैसे पहले 1000 यूनिट बना रहा था, अभी भी 1000 यूनिट ही बनाऊं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या तरीका है प्रॉफिट इंक्रीज करने के? जिसके दो तरीके होते हैं। एक तो गाइस सेल्स प्राइस, जैसे तुमने बताया सर प्रोडक्शन बढ़ा दो और सेल्स बढ़ा दो। मान लो सेल्स एक्सट्रीम पे है, अब कोई खरीदेगा नहीं इस प्रोडक्ट को, सेल्स एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी है, अब कोई खरीदेगा ही नहीं। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ की है, 130 करोड़ पीपल जो है वो जियो का सिम यूज करने लगते हैं। अब जियो क्या करेगा? अब लेकिन उसे इंडिया के बाहर नहीं जाना है, तो क्या अब 130 लोगों से क्या वो अब सेल बढ़ाने के लिए बोलेगा दो दो सिम खरीद लो? ऐसा तो नहीं ना। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर दो तरीके होते हैं। एक तो सेल्स प्राइस बढ़ा देना, तो जियो ने यही किया, पहले फ्री बाद में सेल्स प्राइस बढ़ाया। और शुरुआत में उसने क्या किया था? कॉस्ट कटिंग, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ये आंसर दिया था और यही पॉजिटिव आंसर होता है। देखो सेल्स प्राइस बढ़ाना मार्केट में नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि दूसरे लोग भी बैठे हैं। सेल्स प्राइस तुम बढ़ा दोगे तो दूसरे लोग भी तुमको क्या करेंगे? वो सस्ता करके आगे निकल जाएंगे। और यही तो किया था जियो ने। शुरुआत में सेल्स प्राइस गिराया था, सबने बढ़ा के रखा था, उसने गिराया, इसकी वजह से आज वो लीडर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स प्राइस बढ़ाकर प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं उसी लेवल पर, या फिर कॉस्ट कटिंग करके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग होती इसलिए है कि हम कॉस्ट कटिंग करें, देखें कि कहाँ पर ओवर बर्डन हो रहा है, कहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, ठीक है, या फिर कहाँ पर ऐसा एरिया है जहाँ पर हम लोगों का मतलब खर्च भी हो रहा है और कुछ इनपुट नहीं मिल रहा है, या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम चला रहे हैं जिसकी वजह से हमको लॉस हो रहा है। जैसे कि अक्सर तुमने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने ये वाली कंपनी बंद कर दी, वो वाली कंपनी बंद कर दी और एक नई कंपनी स्टार्ट कर दी। सरकार भी ऐसा करती है, क्योंकि जो लॉस में चल रही है उसको सेल कर दो, जहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है उसको स्टार्ट कर दो। तो कॉस्ट कटिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और ये कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से ही पॉसिबल होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये बताया जाता है किस जगह पर कितना खर्चा हो रहा है, किस हेड पे कितना खर्चा हो रहा है इंडिविजुअली। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ पर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओवरऑल दोनों चीजों को देखती है, यानी कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए देखो हमारे जो तीन वर्ड है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आई एम अकाउंटेंट फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखना जरा, आई एम अकाउंटेंट फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्राउड फील करोगे सीएमए पर। आई एम फॉर मैनेजमेंट अकाउंटेंट और सी फॉर कॉस्ट। देखो ये सिर्फ ये जो खुशकिस्मती, ठीक है, आपका गुड लक है, सीएमए में ये तीनों चीजें, आप अकाउंटेंट हो एज वेल एज आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो एज वेल एज आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट, क्योंकि आप मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में आप हेल्प करते हो उनकी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? डिसीजंस मेकिंग का काम होता है, और वो भी अपनी अकाउंटिंग को यूज करती है, अपने हिसाब से अकाउंटिंग बना करती है और उसके बेस पर डिसीजन लेती है कि बिजनेस को आगे रन करना है या नहीं करना है। यानी आप कह सकते हो सीएमए तीनों काम देखता है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। इसीलिए आप इन तीनों में समाये हुए हैं कि आप ये तीनों आपके लिए हैं। फ्यूचर आपके हाथ में, अगर आप देखोगे तो ये आपका फ्यूचर है, आप किसी भी जगह काम कर सकते हो। लिटरली बता रहा हूँ, एक सीएमए फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करता है, और इवन अभी भी आप देख सकते हो 80% आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़नी है और आगे जाके भी पढ़नी है, फाइनल तक पढ़नी है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वही सीएफआर सीएमए है, वही हमको पढ़ाया, ठीक है। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग हल्की फुल्की उनको भी है, हमको भी पढ़ाई गई है। दूसरी चीज, स्टैटिस्टिकल मैनेजमेंट के लिए हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है, उनका 50 मार्क्स का पेपर होता है। ओवरऑल हमने मैनेजमेंट के ऊपर बारे में ज्यादा पढ़ा, बस एक चीज में फर्क होता है यहाँ पर कंपनी में,
वो फाइनेंशियल ऑडिट सीखते हैं और हम कॉस्ट की जगह हम कॉस्ट ऑडिट सीखते हैं। भाई फायदा तो बराबर है सर, कॉस्ट ऑडिट तो तब जब आप प्रैक्टिस में आओगे और फाइनेंशियल ऑडिट भी तब जब प्रैक्टिस में आओगे। लेकिन जब बात आएगी जॉब करने के लिए तो आपके पास 3 जगह होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और दूसरी चीज अभी मुझे पढ़ाने वाला हूँ अदर अकाउंटिंग, जिसमें इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं जरा देख लो फटाफट। इसमें इंक्लूड होती है गवर्नमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। इसके अलावा आप अदर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं उनका आज ये बताओ, अकाउंटिंग का एग्जैक्ट मीनिंग होता है अगर देखा जाए तो हिसाब किताब है। तो अकाउंटिंग तो ह्यूमन रिसोर्स की भी की जाती है भाई। हमारे पास आपने देखा होगा एक कंपनी में एक बंदे का प्रमोशन होता है और एक को टर्मिनेट कर दिया जाता है, एक को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका हिसाब रखा जाता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड किया जाता है कि तुम कितना अच्छा कर रहे हो कितना बुरा कर रहे हो। अच्छा कर रहे हो तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आपको क्या करती है, प्रमोट करती है। खराब कर रहे हो तो टर्मिनेट कर देगी। ये कुछ चीजें होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्या था, किसी को प्रॉब्लम हो गई ना जॉइन? जॉइन हुआ है क्या रूपाली? आवाज आ रही है? यस सर। रूपाली कुछ प्रॉब्लम हो रही थी क्या आपको? हाँ सर, अब ठीक है। ठीक है। सर ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। जॉइन तो अभी क्या है, ठीक है मैं समझा देता हूँ। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट भी आता है तो अभी हमारी जितनी भी क्लासेस हो रही हैं सबका रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग का लिंक आपको भेज दूंगा अगर आपको क्लास दोबारा से देखनी हो तो, ठीक है। और दूसरी चीज़, 11 का चैनल है हमारा, इस पर बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर फिर भी और डिटेल में समझना हो ना, इसी टॉपिक को मैंने कम से कम 15 मिनट में समझाया 11 वालों को। आपको भी वैसे 10 मिनट समझा ही दिया है खुद को ही, लेकिन फिर भी और कुछ डाउट होता है तो आप वहाँ से और ज़्यादा डिटेल में सीख सकते हैं, ठीक है। यस सर। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, गंगा स्टडी सर को, जो भी सभी ने कर रखा होगा आयोग, ठीक है। और अगर नहीं किया कर लेना, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। फिर भी मैं बता देता हूँ, एक बार फटाफट देख लो। अगर हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, तो मेनली अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स की ब्रांच होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट रिकॉर्ड या पास्ट ट्रांजेक्शन रिलेटेड होती है, किस रिलेटेड होती है, पास्ट से, ठीक है। पास्ट में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं और इन्हीं में हम ये सारी चीजें बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी 11th और 12th में आपने जो भी सीखा है वो सब कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इसमें P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, गुड्स टू अकाउंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, लास्ट ईयर जो आपने रेशियो एनालिसिस, सब कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट था। कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं सीखी, इस साल हम सीखेंगे, 20 मार्क्स सिलेबस में डाला भी हुआ है। और यहाँ पर बनती है कॉस्ट शीट, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, कॉस्ट कट करने के लिए, कॉस्ट मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। और दूसरी चीज है कि सबसे बड़ा डिफरेंस ये पास्ट से रिलेटेड होता है। और कॉस्ट हमेशा, कॉस्ट कटिंग कब की जाएगी ये बताओ। जो कॉस्ट कट का आपने बात की थी, कॉस्ट कटिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। किसके लिए होती है? फ्यूचर के लिए। ये चीज हमारे भविष्य के लिए होती है, वर्तमान के लिए क्या है सर? भविष्य, ये हमारे फ्यूचर के लिए होती है। तो मैनेजमेंट अकाउंट अगर हम बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग फ्यूचर के लिए होती है, जबकि पास्ट ट्रांजैक्शन रिलेटेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए होती है? इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। यहाँ पे देखा जाता है ओवरऑल मैनेजमेंट की अकाउंटिंग की जाती है, यानी सबसे ऊपर अगर कोई होता है तो मैनेजमेंट होता है। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये भी तो अपने डिसीजन लेने के लिए कुछ चीजों का एनालिसिस करते होंगे, कुछ चीजों की अकाउंटिंग करते होंगे। तो जनरली हम कह सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अगर जोड़ दिया जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ओवरऑल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। चलो आओ देखते हैं जरा इसका डिटेल में, यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। देखो यहाँ पर बहुत सिंपली बोला है इन्होंने, कुछ ज्यादा उन्होंने हेरा फेरी की नहीं, सीधा बोले क्या कि डिटरमाइन करती है फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द पीरियड एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी बैलेंस शीट बताती है। इसको स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग भी बोलते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड, अंडरलाइन दिस वर्ड इन योर बुक। जिनके पास बुक नहीं है डोंट वरी, जब आ जाए तब कर लेना, बाकी दूसरे देखिए कर सकते हैं खास करके। तो इसको स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग भी कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इंफॉर्मेशन
जनरेशन फॉर कंट्रोलिंग ऑपरेशंस विद अ व्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन को, ओवरऑल कॉस्ट कटिंग करने के लिए, कोई भी चीज वेस्ट ना हो, नियंत्रण रहे टोटली। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल करने के लिए यूज होती है, इसलिए इसको कंट्रोल अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए, कहते हैं ना खर्चों पे कंट्रोल करो। अभी हमने देखा था प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है, कॉस्ट कट करके या सेल्स प्राइस बढ़ाकर। भाई सेल्स प्राइस बढ़ाना यानी मार्केट में कंपटीशन से आप फिर कंपटीशन को फेस नहीं कर पाओगे सर, फिर आईफोन इतना महंगा क्यों मिलता है सर? तो वो उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी देता है, नो डाउट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, बोलता है हमारा मोबाइल वायरस फ्री है, वायरस डाल के दिखाओ, हम जाने, हम पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज उसको बहुत ज्यादा भरोसा है अपने प्रोडक्ट पर, इसलिए वो महंगा है। ठीक है, दूसरी चीज अगर आपको मैंने जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा होगा कभी, तो वो सिक्स सिग्मा एक स्टैंडर्ड पर बनता है। सिक्स सिग्मा के बारे में बताया था, 10,000 यूनिट बनाता है तब जाके 10,000 यूनिट बनाता है तब जाके चांस रहता है कि एक यूनिट कैसे निकल आए। बोलो, इफेक्टिव, इसी को क्या कहते हैं? सिक्स सिग्मा कंसेप्ट। एकमात्र मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सिक्स सिग्मा पे काम करती है, जो क्वालिटी एश्योरेंस पे काम करती है, जो क्वालिटी पे इतना फोकस करती है कि उसका मैक्सिमम पैसा क्वालिटी पे ही खर्च होता है। दूसरा, वो रिसर्च पे बहुत ज्यादा काम करती है, मार्केट में कुछ ऐसा लेकर आती है जो कि सबसे यूनिक है, इसलिए वो महंगा है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि वो 50,000 का मोबाइल है तो 5,000 में बना होगा, आईफोन कंपनी को 45,000 रुपए मिल रहे होंगे, बिल्कुल मत सोचना ऐसा। डेफिनेटली उसमें उसके प्रोडक्शन में भी ज्यादा खर्च होता है, कहीं ना कहीं रिसर्च का जो पैसा होता है जो आपको दिखता नहीं है। क्या iOS एक दिन में बन गया होगा? नहीं ना, iOS एक दिन का काम नहीं है, iOS पे कितने साल काम हुआ होगा, और आज भी iOS डेवलप होता रहता है। क्या हमारा एंड्रॉइड हमने देखा, मैंने आई थिंक जब मैंने शुरू किया था 2.2 से KitKat से शुरू किया था, और आज देखो आप कहाँ तक पहुंच गया, 10 11 पे पहुंच गया आईफोन एंड्रॉइड वर्जन। ये अपडेट होते रहते हैं, इन पर रिसर्च में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए वो महंगे हैं। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सस्ता करना, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है खर्चों को, खर्चे अननेसेसरी होने से बचाना है, इसलिए इसको कंट्रोल अकाउंटिंग भी कहते हैं। और एक कॉस्ट अकाउंटिंग का यही तो इंपॉर्टेंस है। कॉस्ट अकाउंटेंट एक कंपनी में जाके क्या करेगा? कॉस्ट कंट्रोल करने का काम करेगा। दूसरी चीज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? अकाउंटिंग टू असिस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। मैं बता चुका हूँ, इन प्लानिंग एंड डिसीजंस मेकिंग। ये लोग सिंपली एक लाइन में बोल दिया, ये मैंने तो बहुत बड़ी रामायण तुम्हारे सामने सुना दी, उन्होंने सिर्फ एक लाइन में बोला कि अकाउंटिंग टू असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजंस मेकिंग। कहां पर? प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में जो हेल्प करे। दूसरी चीज, इसीलिए इसको डिसीजन अकाउंटिंग भी कहा जाता है। फिर भाई डिटेल में फिर और लो और दोबारा पढ़ो। इट इज अ कॉमनली टर्म्ड एज अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बता रहा है। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, भाई ये सीपीए को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए कभी ये मत सोचना कि इंडिया में सीए सीए में सबसे ऊपर है। हाँ, इंडिया में हो सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो बस सीपीए चलता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। डिफाइंस अकाउंटिंग एज एन आर्ट। देखो, अकाउंटिंग की वही डेफिनेशन जो हम पढ़ चुके हैं, बोर हो चुके हैं सुन के, ये वर्ड्स ना आपको रट गए होंगे, इतनी बार पढ़ लिए। अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग सिग्निफिकेंट मैनर एंड टर्म ऑफ मनी एंड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच आर पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। ठीक है, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, लोगों को समझाना, कम्युनिकेट करना विद द यूजर। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? अब इसको सीमा के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी है। हमारा जो सीएमए वैलिड है, अगर हम बात करें तो ये अप्रॉक्स 70 कंट्रीज में वैलिड है, लेकिन जो सीमा लंदन है, ठीक है, यूके सीमा, इसको यूके सीमा बोलते हैं। ये यूके सीमा अगर आपने कर लिया तो आप मैक्सिमम कंट्रीज में जाकर काम कर सकते हो। ठीक है, और यूके सीमा करने के लिए आपको हार्डली 2 या 3 ही पेपर देने पड़ते हैं जब आप इंडिया से सीएमए बन जाते हैं, लेकिन इसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, इसके मैंने इसको नहीं किया, और मेरा पढ़ाई से मुझे ऐसा लगता है बहुत पढ़ाई कर ली, ठीक है, एमबीए, सीएमए, बीकॉम, बीएड, पता नहीं क्या क्या कर लिया। अब पढ़ाई करने का बिल्कुल मूड नहीं है, यानी कि अब यूके सीमा करने की कोई हमारी इच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी कोई बंदा चाहता नहीं सर मुझे तो अमेरिका में जाना है, मुझे लंदन जाना है, वहाँ पे एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट काम करना है, तो कोई बात नहीं, ये पेपर निकालने के बाद इंडिया से सीएमए बन जाओ, उसके बाद 2-3 पेपर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि देखो जब तक तुम बनोगे तब तक हो सकता है 4 हो जाए, इसलिए मैं 2-3 बोल रहा हूँ। फिलहाल में अभी सिर्फ 2 ही पेपर है, लेकिन ये बदलते रहते हैं, क्योंकि हमने सिलेबस अपडेट नहीं किया, उन्होंने कर दिया, तो वो एक पेपर एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इसलिए हम मान के चलते हैं 2-4 पेपर ही देने पड़ते हैं अगर आपको करना है। तो ये डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग दी है। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज डिफाइंड as applications of costing and cost accounting principles, जहां पर applications होता है costing का and cost accounting principles का। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे हम लोग, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के भी प्रिंसिपल्स एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, उनके भी मैं नाम बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 24 सीएस होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वैसे इनके भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड, टेक्निक एंड साइंस, art and practice of cost control
and ascertainment of profitability as well as the presentation of information for the purpose of managerial decision making। अब भैया ये एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो होता है ना, जरा यही समझ लो या यही चलो आ जाओ, पुराने किसी का याद है, एक जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये पूरा साल, देखो हम ज्यादा भरोसा किस में करते हैं, तुम कभी ये गए हो किसी ज्योतिषी के पास, ज्योतिषी महाराज हमको हमारा जरा पास्ट बता देना कैसा रहा, कभी गए हो? कभी नहीं जाओगे आप किसी ज्योतिषी के पास, क्योंकि जो पास्ट बताए वो काएगा ज्योतिषी, वो तुमसे खुद ही पूछ लेगा अच्छा बेटा क्या हुआ था उस दिन, वो सब पूछ के बता देगा, ये इसलिए हुआ था उसलिए हुआ था, ठीक है। अरे हम ज्योतिषी के पास जाते हैं फ्यूचर जानने के लिए, और कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कॉस्ट अकाउंटेंट कह सकते हो एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजी के जो काम करते हैं ना, जो कुंडली बनाते हैं, ये कंपनी की कुंडली बना देता है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का भी काम करता है, तो एक अच्छा खासा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और ये हमारा फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी बता देता है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बता रहा है, अगर कंपनी इसके अकॉर्डिंग चलेगी तो फ्यूचर में इतना प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारा फ्यूचर बताऊं, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो बेटा 3-3.5 साल में आप सीएमए बन जाओगे, ये तुम्हारा फ्यूचर हमने आज ही बता दिया, अच्छे से पढ़ोगे तो फ्यूचर बताने वाला अच्छा है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग फ्यूचर बताती है, प्रॉफिटेबिलिटी बताती है एडवांस में, एज वेल एज द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए, मैनेजर डिसीजन मेकिंग के लिए भी आपको इंफॉर्मेशन देती है कि देखो ऐसा करो। हमारे यहाँ पर 4 प्यून है, तो चारों के 4 प्यून एक ही जगह पर, या 4 गार्ड है वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, जबकि हमारी कंपनी में 2 दरवाजे एंट्री और एग्जिट है, तो कुछ को वहां पे भेजो, या इस तरीके से मैनेज करो जिससे इफिशिएंटली और इफेक्टिवली टास्क कंप्लीट हो। या फिर भाई उनमें से देखो 4 गार्ड है जिनमें से एक बहुत कामचोर है जो सबको बिगाड़ रहा है, उसको निकाल दो, जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अब तुम बोलोगे सर ये तो गलत बात है, गरीब के पेट पे लात मार दी। देखो भाई गरीब इंसान अगर हम बात करें तो गरीब आज की डेट में, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, गरीब वही है जो जन्म से गरीब नहीं कर्म से गरीब है, ठीक है। जन्म से बहुत लोग गरीब होते हैं, लेकिन कर्म से गरीब बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई इंसान गार्ड है और बहुत आलसी है तो यार भाई उसको थोड़ा एक्टिव तो रहना चाहिए, अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो दूसरी जगह हो सकता है। गार्ड का सुपरवाइजर भी तो होता है, क्या गार्ड के सुपरवाइजर नहीं होता? अरे आप एक कॉल सेंटर में अपनी जॉब ज्वाइन करते हो एज अ कस्टमर सपोर्ट एडवाइजर, यानी कि नॉर्मल कॉल एजेंट, लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो 6 महीने के बाद आप टीम लीडर बन जाते हो, अगले 6 महीने के बाद आप सीनियर टीम लीडर, और अगले 6 महीने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर। तो आप थे तो शुरुआत में एक वर्कर ना, लेकिन आप बाद में बन गए ना, बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए। तो भाई कॉस्ट अकाउंटेंट कभी ईमानदार के पेट पर लात नहीं मारेगा, वो कामचोर के पेट पर लात मारेगा, और कामचोर को लात पड़नी चाहिए, याद रखना। अरे नहीं पढ़ने वाला अच्छा ख्याल होता है, अगर वो नहीं पढ़ने वाला टॉप कर जाएगा तो तुम जैसे लोगों को पढ़ने वालों को कैसा फील होगा? ऐसा लगेगा ना यार ये तो गलत है, ये तो दुनिया उल्टी पुल्टी चल रही है, जो मेहनत कर रहा है उसको नंबर नहीं मिल रहा है, जो नहीं मेहनत कर रहा है उसको बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग इसी काम को करता है, वो कॉस्ट कटिंग करने के लिए मैनेजमेंट को डिसीजन देता है कि देखो हमारे पास कहाँ पे ज्यादा लेबर है। आज ये बताओ कोविड की सिचुएशन में कितने लोगों की जॉब चलेगी? हो सकता है इसके पीछे भी सीएमए हो, उसने दिया होगा एक लिस्ट बना के, देखो भाई ये लोग हैं इनकी छटनी करो जल्दी से। सबसे पहले जॉब उनकी जाती है जिनका काम बैठने का होता है। इसीलिए याद रखना लाइफ में आप कभी ये मत सोचना कि हमें बैठने वाली जॉब मिल जाए। याद रखना तुम्हारी अगर बैठने वाली जॉब होगी तो तुम एक दिन किसी ना किसी पैंडेमिक में फंस जाओगे और सबसे पहले तुम्हारी छटनी होगी। 2009 में जब मंदी आई थी तो सबसे पहले कंपनी ने उन्हीं को भगाया था जो काम नहीं करते थे और सैलरी ज्यादा लेते थे। इसीलिए लाइफ में ये चीज याद रख लो कि खाएंगे तो मेहनत करके खाएंगे, और यही सीएमए कहता है कि जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट तभी होता है जब एम्प्लॉय मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करेगा उसे हम रखेंगे, जो नहीं करेगा उसे बाहर। इससे अच्छा फिर सरकारी कर्मचारी, इसलिए तो सरकारी कर्मचारी आलसी होते हैं क्योंकि उन्हें कोई बाहर नहीं कर सकता। कोई सीएमए ये नहीं कह सकता कि चलो तुम बाहर जाओ, बोलते हैं हम दामाद हैं यहाँ, समझे? दामाद मतलब हमारी बहुत इज्जत है, ये हमारा ससुराल है सरकार, ठीक है, तो हमें कोई नहीं निकाल सकता। दूसरी चीज क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बता ही चुका हूँ, फिर भी देख लो क्या लिखा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट। देखा दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो दोनों को यूज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर ऐड किया था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ऐड का सिंबल देखो, मैंने दोनों को क्या किया था? ऐड। ये दोनों की इंफॉर्मेशन को यूज करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और यूजफुल इंफॉर्मेशन या यूजफुल डिसीजन लेता है। तो फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स within organizations to provide them with the basis in making informed business decisions that would allow them to be better equipped in their management and control function। ठीक है, तो ताकि हम ओवरऑल कह सकें मैनेजमेंट को, एक कंपनी को मैनेज कर सकें, डिसीजन ले सकें, बिजनेस को इस तरीके के डिसीजन ले सकें जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सके, और ये डिसीजन लेने के लिए उनको दोनों अकाउंटिंग यूज करनी पड़ती है। किसी कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। ये हमारा हो गया ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग डिटेल। यहाँ पर जो 3 चीजें इंपॉर्टेंट होंगी याद रखना, इनके नाम। आपको मैच द कॉलम्स आ सकता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंट्रोल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिसीजन अकाउंटिंग। आपको बताता जा रहा हूँ एग्जाम में क्या क्या आएगा, आप लोगों को ये चीज याद रखना है। ऐसा नहीं कि भाई बस सर पढ़ा रहे हैं अब तो पास हो ही जाएंगे। तो पास होना और अच्छे मार्क्स लाना दोनों में बहुत फर्क है। अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और हो सकता है कॉन्फिडेंस की वजह से एंटर आपका अच्छे से निकल जाए। लेकिन अगर आपके कम मार्क्स आएंगे तो आप प्रेशर में आ जाओगे, और कभी भी प्रेशर में रहेंगे काम नहीं होगा। ठीक है, जितना फ्री रह के काम करोगे, आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप 21 ईयर की एज में, 21-22 की एज में अगर आप सीएमए बन जाते हो ना, तो आप बहुत ही प्रेशर फ्री रह के सीएमए बन जाओगे। और अगर इससे ऊपर गए तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है प्रेशर क्या होता है, टाइम लगेगा। इसलिए आपने 12th की बात ज्वाइन कर लिया, बहुत सही टाइम पे सीएमए बन सकते हो। गलती मत करना, मेहनत करो, बन जाओगे बहुत जल्दी। ठीक है, मतलब कह सकता हूँ ना, बीकॉम इधर कंप्लीट होगा आपका, और हो सकता है तब सीएमए का भी लास्ट ग्रुप दे रहे हो। अगले 6 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा ना, तुम सीएमए बन चुके हो। कभी तुमने ये लिखते हुए देखा है बीकॉम राम प्रसाद? कभी नहीं लिखा होगा। कोई अपने नाम के आगे बीकॉम राम प्रसाद नहीं लिखता है। लोग बोलते हैं कि तू दुनिया में पहला है क्या, गिने चुने लोगों में से एक है। जो प्रेफरेंस जो हम नाम के आगे जो वर्ड लगाते हैं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा सीएमए, सीए मैं खुद लगाता हूँ, आपको मेरे नाम के आगे दिख रहा होगा। कितना इंतजार किया, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इन 3 अल्फाबेट्स के लिए। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं लग जाएंगे। बीकॉम कैसे ही लग जाएगा। एक सेकंड वेट करना, फोन आ रहा है।